हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट्स। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, द प्रियम्बल। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि प्रियम्बल क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये बेसिकली एक सेट ऑफ रूल है, गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। वो क्या शो करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है वो क्या है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है वो क्या है। जो प्रियम्बल वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड प्रियम्बुलस से, जिसका मतलब है टू गो बिफोर। ठीक है, एंड इसे हम आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट था जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल के साथ स्टार्ट किया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडिया। तो वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शो किया था, कब किया था, 13 दिसंबर 1946 में। और उसको जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था 22 जनवरी ऑफ 1947। अब आप ये वो पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। तो वो एक ड्राफ्ट था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो आप उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यू था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब जैसा कि आपको ये प्रियम्बल शो हो रहा होगा, इसमें फर्स्ट लाइन देखिए क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें ये पीपल ऑफ द इंडिया क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किसके बेसिस पे थी, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डिसीजन ले रही थी और उन्होंने क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया क्यों यूज़ किया है, इस क्योंकि ये शो करता है कि जो प्रियम्बल है वो इंडिया के पीपल ने ही बनाया है। अब देखिए जो हमारा प्रियम्बल है वो 3 कंपोनेंट से बना है। फर्स्ट कंपोनेंट जो हमें ये शो करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंडियन स्टेट है उनका नेचर क्या है। सेकंड क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड वन शोज डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिस दिन हमने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर ऑफ 1949। तो ये डेट इसमें क्या है, मेंशन की गई है। ठीक है, अब देखिए हमारे प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, जैसे सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, फर्टर्निटी, जस्टिस, रिपब्लिक एंड इक्वलिटी। अब ये कीवर्ड्स क्या हैं, ये कीवर्ड्स एक इंग्रेडिएंट की तरह वर्क करते हैं। अब जैसे कि आप कोई भी कुकिंग वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या बताते हैं, पहले कि हम ये इंग्रेडिएंट ले रहे हैं और इसको हम इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके हम कुकिंग जो भी है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ठीक उसी तरह जो ये वर्ड्स हैं, जो ये की वर्ड्स हैं, वो एक इंडियन इंग्रेडिएंट की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, अब देखिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो उस टाइम पे हमने कब अडॉप्ट किया था, 1949 में। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रियम्बल है उसमें 3 वर्ड्स नहीं थे, जो कि थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। फिर ये कब ऐड हुए हमारे प्रियम्बल में, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976।
1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 42nd, उसमें हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड हुए, जो कि कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, अब जैसे कि हमारा फर्स्ट कीवर्ड है सोवरन। सोवरन का मतलब क्या होता है कि आज़ाद, स्वतंत्र या प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। सेकंड कीवर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? समाजवादी। ठीक है। थर्ड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता ही होगा, लोकतंत्रात्मक। फोर्थ इज सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता, जहाँ पे किसी भी लाइक कास्ट को हम जज ना करके एकजुट होकर रहें। नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस का मतलब तो आपको पता होगा, न्याय। नेक्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, जहाँ पे लोगों के द्वारा शासन हो, जहाँ पे लोग अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं या जो भी अपना कोई कैंडिडेट वो रखना चाहते हैं तो वो उसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स ऑब्वियस सी बात है, समानता। सो हम एक एक कीवर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट कीवर्ड इज सोवरन। सोवरन जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड से सुरेनस, जिसका मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है। अगर किसी भी स्टेट को एक सुप्रीम अथॉरिटी मिल जाती है किसी भी टेरिटोरियल एरिया में, तो वो क्या हो जाता है? सोवर्निटी। ठीक है। इंडिया बिकेम अ सोवरन स्टेट ऑन 26 जनवरी 1950। तो इंडिया को इन्होंने क्या बताया? इंडिया जो है वो सोवरन स्टेट कब बना था? 26 जनवरी 1950। अब देखिए, जो सोवर्निटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकंड वन इज इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल सोवर्निटी होती है उसका मतलब होता है कि स्टेट कंडक्ट्स इट्स ओन अफेयर्स विद एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्टेट्स। एंड जो इंटरनल होती है वो होती है द स्टेट हैज सुपरमेसी अथॉरिटी ओवर ऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री। अब इंटरनल का मतलब ये है कि जो भी सोवर्निटी है, अगर वो उन्हें जो टेरिटोरियल एरिया मिले हैं उनका जो भी आधिकारिक कह सकते हो, उनको अथॉरिटी है उस स्टेट की। ठीक है। तो वो होती है इंटरनल एक्सटर्निटी। मतलब इसमें कोई भी जो बाहर का है, यानी जो कोई भी एक्सटर्नल लोग हैं, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है। India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. There is no authority above it or it is free of conduct its own affairs both internal and external. मतलब कि जो इंडिया है वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया को किसी भी बाहर की अथॉरिटी का इंटरफेयर नहीं चाहिए। वो अपने जो अफेयर्स हैं, यानी जो इंटरनल और एक्सटर्नल, वो दोनों देख सकती है। ठीक है। उसके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की अथॉरिटी है। बीइंग अ सोवरन स्टेट, इंडिया कैन acquire foreign territories. Also, India can cede a part of its territories in favor of a foreign state. नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ये बोला है कि जो इंडिया है वो काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका पार्ट है, लेकिन इंडिया के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको लाइक कंपलसरी नहीं है कि आप सिर्फ इसमें रह सकते हैं। आपको लाइक एक बाउंडेशन हो गया है कि नहीं, आप नहीं जा सकते। इंडिया एक सोवरन कंट्री है। इंडिया जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो जब चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब आउट हो सकती है, मतलब अगर वो चाहे तो। अब देखिए, इंडिया क्या है? यूएनओ की मेंबर बनी। कब बनी? 1945 में। ठीक है। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। एंड 1949 में इंडिया डिक्लेयर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस।
तो इंडिया 1949 में किसकी मेंबर बनी? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की। तो इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो है तो उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि वो नहीं एग्जिट कर सकती या नहीं जा सकती। अगर वो रहना चाहती है तो रहेगी, और अगर उसे जाना है तो वो छोड़ भी सकती है। ठीक है। सो सोवर्निटी का मतलब ये होता है कि एक स्टेट के पास, मतलब ये कंट्री के पास उसकी पूरी की पूरी अथॉरिटी है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा? डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से डेमोस, जिसका मतलब है पीपल, एंड क्रेटिया मीन्स रूल, जहाँ पे लोगों के थ्रू रूल होता है। तो वो कौन सी कंट्री हो जाती है? डेमोक्रेटिक। अब जो डेमोक्रेसी है वो टू टाइप्स की होती है। ठीक है। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है? पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पॉलिसी मेकिंग। जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। और ये कहाँ पे पॉसिबल है? जहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो? कम हो, जैसे कि स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट। यहाँ पे क्या होता है? द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग। यहाँ पे क्या होता है? ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये कहाँ पे फॉलो होती है? जहाँ पे जो पीपल हैं वो ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया। अब जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो टू टाइप से चूज होता है, बाय रिपब्लिक एंड बाय मोनार्की। तो मोनार्की मतलब क्या होता है? द हेड ऑफ द स्टेट कम्स इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन। मतलब कि मोनार्की मोनार्की एक वो उत्तराधिकारी वाला सिस्टम होता है। ठीक है। जिसमें कि अगर जो फादर है वो रूल कर रहा है तो आफ्टर उसका सन ही रूल करेगा, फिर उसका सन। तो वो क्या होता है? मोनार्की। और रिपब्लिक में क्या होता है? द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड होता है स्टेट का वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है और इनडायरेक्ट भी इलेक्ट होता है, जिसका पीरियड फिक्स होता है। ठीक है। फिर वो वोटिंग के थ्रू चेंज होते हैं। तो ये क्या होता है? रिपब्लिक। सो आई होप कि जो थर्ड कीवर्ड है रिपब्लिक वो भी क्लियर हो गया। रिपब्लिक मीन्स बाय पीपल। ठीक है। जहाँ पे लोग चूज करते हैं अपने हेड को, वो होता है रिपब्लिक। एंड डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोगों को ऐड किया जाता है, जहाँ पे लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अपनी पसंद नापसंद है, वो रख सकते हैं, वो बता सकते हैं। ठीक है। वो होता है डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? सोशलिस्ट। ठीक है। अब देखिए जो सोशलिस्ट है, पहले आप इकोनॉमिक सिस्टम समझिए। इकोनॉमिक सिस्टम टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट कैपिटलिस्ट एंड सेकंड इज सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है। एंड सोशलिस्ट में क्या होता है? गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। ठीक है। तो इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स। ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस इज ऑल डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल्स हु ओन द कंपनी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट ओनर्स का होता है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, सारे प्रोडक्ट्स के जो भी डिसाइड करना होता है वो कौन करता है? कंपनी। In fact, the price of the product is also decided by the owners of the company itself. जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट के वो भी कौन करता है डिसाइड? ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनीज compete against each other to meet the demand. People prefer the product from the company which provides better product at less price. अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो कंपनीज हैं वो एक दूसरे को compete करती हैं। ठीक है। तो लोग क्या हैं? वो प्रेफर उस कंपनी को ज़्यादा देते हैं जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अच्छा मिले और लेस प्राइस में मिले। ठीक है। कंपनीज विच सक्सीड इन मीटिंग द डिमांड ऑफ पीपल प्रॉस्पर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कॉल्ड मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। तो जो
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें सब कुछ किसके अंडर होता है? प्राइवेट ओनर्स के अंडर। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोगों में से जो 5 लोग हैं उन्हें रेड कैप चाहिए और जो एक है उसको ब्लू कैप चाहिए। ठीक है, तो जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? जिसको 5 कैप्स चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें वहाँ से पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो एक पर्सन है जिसको ब्लू कैप चाहिए उसकी नीड तो पूरी नहीं होगी, तो इसका एक क्या है? लॉस है। ठीक है, और इसे हम, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। ठीक है, अदर नेम है इसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। नेक्स्ट देखिए, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, यानी जो सोशलिस्ट है वो, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसे हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कहते हैं। इसमें क्या है? इन सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट टेक इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, सर्वेज ऑन पीपल नीड्स, वांट्स एंड कंसर्न। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो क्या है? सर्वे करती है कि जो पीपल हैं उनकी नीड्स क्या है, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, पास्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग डेटा, और फिर वो इन डेटा को कलेक्ट करती हैं, उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 5 कैप एंड 1 कैप का। तो इसमें जो सोशलिस्ट है यानी जो गवर्नमेंट है वो दोनों के नीड को पूरा करती है, तो वो इसका क्या है? एक प्लस पॉइंट। करेक्टिव फीडबैक, गवर्नमेंट डिसाइड टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑल्सो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? प्राइस डिसाइड करती है प्रोडक्शन का, जबकि कैपिटलिस्ट में क्या था? जो प्राइवेट ओनर्स थे वो डिसाइड करते थे। ठीक है, तो ये क्या है? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है। ठीक है, अब हम गांधीयन सोशलिज्म पढ़ेंगे। तो गांधी जी बिलीव्ड इन सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स, मतलब कि जो गांधी जी थे वो बिलीव करते थे कि जो विलेजेस हैं उनको हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए। ठीक है, ही बिलीव दैट विलेजेस शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। ऑल रिसोर्सेज ऑफ द विलेज शुड बी जॉइंटली ओन्ड एंड एवरीवन शुड प्रोवाइड लेबर एज पर कैपेसिटी। तो उनका ये मानना था कि अगर हम अपने विलेज के लोगों को एक काम देंगे, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो जो इंडिया है वो किसे फॉलो करता है? मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिस्ट। ठीक है, जो इंडियन सोशलिज्म है वो मिक्सअप है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का एंड गांधीयन सोशलिज्म का। ठीक है, बट जो इंडियन सोशलिज्म है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, तो जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गांधी सोशलिज्म का जो मिक्सअप है, जो मिक्सचर है, उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसका एम क्या है? एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है इसका क्या एम है? कि जो पॉवर्टी है उसे ख़त्म करना है, और जो डिसीजेज हैं, जो डिसीजेस फैल रही हैं उन्हें रोकना है, और हर एक पर्सन को हमें क्या देना है? अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, तो जो DS नकारा एंड यूनियन ऑफ इंडियन का केस था 1983 में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि जो इंडियन सोशलिज्म है वो मिक्सचर ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म है। ठीक है, सो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है? कैपिटलिस्ट भी है प्लस सोशलिस्ट भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट कीवर्ड इज सेकुलर। ठीक है, बेसिकली व्यू ऑफ कंट्री टुवर्ड्स रिलीजन। सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। तो मतलब ये क्या हमें शो करता है कि किसी भी कंट्री का जो व्यू है वो रिलीजन के लिए क्या है। ठीक है,
तो देखिए, कोई भी स्टेट होता है, कोई भी कंट्री होती है, वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट थियोक्रेटिक, सेकंड सेकुलर एंड थर्ड एथिसेटिक। थियोक्रेटिक क्या होता है? जहाँ पे एक रिलीजन जो होता है वो स्टेट रिलीजन होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इनका क्या रिलीजन है? स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम, ठीक है। इसलिए ये इस्लामिक स्टेट्स है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे श्रीलंका है, भूटान है, इनका एक रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म। तो ये कौन से स्टेट्स हैं? बुद्धिस्ट स्टेट्स हैं। तो ऐसे स्टेट जिनका एक रिलीजन है, एक स्टेट रिलीजन है, वो थियोक्रेटिक होते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या होता है? सेकुलर। सेकुलर मीन्स नो स्टेट रिलीजन, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं होता है, हर एक जो रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट की जाती है, लोगों को उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग जज नहीं किया जाता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे इंडिया एंड नेपाल। नेपाल में क्या था कि 2007 तक वो एक हिंदू स्टेट था, क्योंकि जो उनका रिलीजन था वो हिंदू था एज अ स्टेट रिलीजन, लेकिन अब नहीं है। तो इंडिया एंड नेपाल कौन से स्टेट है? सेकुलर स्टेट। थर्ड टाइप होता है एथिसेटिक। एथिसेटिक मीन्स होता है नो रिलीजियस एक्टिविटीज आर अलाउड हियर। यहाँ पे कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट नहीं होता है, किसी भी एक तो क्या मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउड ही नहीं होती हैं, कि भाई आपको यहाँ पे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करनी ही नहीं है, ठीक है। और इसका तो एक ही एग्जांपल हो सकता है, नॉर्थ कोरिया। अब देखिए, जो आर्टिकल हमारा 25 to 28 है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? सेकुलर नेचर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें ये फ्रीडम मिलती है कि हम किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकुलर मीन्स होता है कि ऐसी ऐसी कंट्री जो किसी भी एक रिलीजन को नहीं मानती है, वहाँ पे हर एक रिलीजन को क्या होता है? एक्सेप्ट किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ तक कंप्लीट होता है, जिसमें क्या था? नेचर। हमें जो इंडियन स्टेट का नेचर बताते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स हमने पढ़े? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स वाले कंपोनेंट्स में हमारा फर्स्ट जो कीवर्ड है वो क्या है? जस्टिस, ठीक है। देखो, जस्टिस क्या होता है? वो 3 टाइप का होता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस क्या होता है? इन टर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेज विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी स्टेट में लोगों को उनके वेल्थ या अपॉर्चुनिटीज, जो भी प्रिविलेज है, वो सेम मिले, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक जस्टिस वो होता है जहाँ पे लोगों के बीच में उनके जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको लेके डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब जैसे कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, तो उन दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल जस्टिस। इसमें क्या है कि फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। इन शॉर्ट, इट मीन्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इसमें क्या बोला है कि कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें हर एक पर्सन को इक्वली फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ठीक है। और ये जो भी सारी जस्टिस है वो हमें पार्ट 4 में DPSP में मेंशन की गई है, ठीक है। अब जो हमारी सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिक जस्टिस है, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस,
ठीक है, जो कि हमें किस में मेंशन है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब होता है कि जहाँ पे लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटीज दी जाए। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी, देखिए लिबर्टी का भी मतलब होता है फ्रीडम, मतलब कि फ्री होना, और फ्रीडम का भी मतलब फ्री होना ही होता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें फ्रीडम क्यों नहीं यूज़ हुआ, लिबर्टी क्यों यूज़ हुआ, जबकि दोनों का मीनिंग तो सेम है। सो in case of liberty you don't have to take any legitimacy from any authority to exercise your power of expression, speaking, belief, faith, worship और action। लिबर्टी में क्या होता है कि किसी भी अथॉरिटी से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप क्या बोलें, क्या कौन सी पूजा करें या क्या करें। लेकिन फ्रीडम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी अथॉरिटी से वो चीज़ मिलती है। ठीक है, when state or authority gives you freedom to work on according to you। इसमें ये मतलब है कि अगर हमें कोई अथॉरिटी हमें ये बताती कि हाँ चलो ठीक है भाई अब तुम फ्री हो, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, फ्रीडम। अब जैसे कि इंडिया को क्या मिली थी, फ्रीडम मिली थी, किससे, ब्रिटिश से, ब्रिटिशर्स से कब मिली, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, फ्रीडम। और लिबर्टी का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको किसी भी अथॉरिटी का वो ना हो कि हाँ आपको अथॉरिटी ये बोलेगी तभी आप ये करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है लिबर्टी एंड फ्रीडम में। तो आई होप लिबर्टी जो कीवर्ड है वो आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट कीवर्ड क्या है हमारा, इक्वलिटी। Equality means the absence of special privilege to any section of society and the provision of adequate opportunities to all individuals without any discrimination। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, जहाँ पे हम किसी भी सोसाइटी को या किसी भी इंडिविजुअल को हम डिस्क्रिमिनेट ना करें, हम हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। In case of any fundamental rights violations, the Supreme Court of India can be approached directly for ultimate justice as per Article 32। इसमें क्या है कि जो हमारी इक्वलिटी है वो हमें किसके थ्रू मिलती है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। तो अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन हो रहा है तो हम डायरेक्टली क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपील कर सकते हैं। ये हमें कहाँ से राइट मिलता है, आर्टिकल नंबर 32 से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मैंने आपको बताया था बंधुत्व। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया में हर एक पर्सन को क्या है, सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउड है। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट में अलग हैं और सेंटर में अलग सिटीजन है, आप सब सेम हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो या किसी भी स्टेट का हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप टेरिटोरियल स्टेट के हैं तो आपको डबल सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो हर एक पर्सन को क्या मिला है, सिंगल सिटीजनशिप। इससे हम क्या स्प्रेड होता है, ब्रदरहुड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्वता, यानी एकता को और मजबूत करना। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 15(1)(a) says that it shall be the duty of every citizen India to promote harmony and the fraternity। जो हमारा आर्टिकल 51(a) है जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, उसमें हमें ये बताया गया है कि हर एक जो सिटीज़न है वो किस तरीके से, उसकी एक ड्यूटी है जो फ्रेटर्निटी है उसको प्रमोट करने की। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज प्रियम्बल अमेंडेबल। तो क्या होता है कि जो प्रियम्बल है वो अमेंडेबल है और इसे अमेंड कौन कर सकता है, पार्लियामेंट।
जो कि किस आर्टिकल में दिया गया है, 368। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, वो सिर्फ अमेंड कर सकता है, ठीक है। अब जो बेरूबारी यूनियन केस था 1960 का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने बोला था कि प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और जो आर्टिकल नंबर 368 है वो प्रियम्बल पर क्या होता है, अलाउड नहीं होता है। लेकिन जो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आया 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो प्रियम्बल है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो आर्टिकल 368 है जिसे कौन अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट, वो फॉलोड होता है प्रियम्बल पे भी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976 का 42nd, उसमें क्या हुआ था, अमेंड हुआ था, और उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, विच मेक्स मोर पावरफुल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाते हैं, और भी ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहीं तक, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।